इस एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर ना को देखते हैं। जैसे वो अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पे शिन्यू आ जाता है, जिसकी वजह से उसे सीढ़ी के पास लेके जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर ना उसे चाकू भोंक देते हैं, जिसकी वजह से शिन्यू को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। अब जैसे वो वहाँ पे हंगजू के पास जाने की कोशिश करता है तभी वो बोलने लगता है कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। इसके बाद हमें हंगजू को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलती है और इतनी देर में वहाँ पे शिन्यू को फ़ोन ट्राई करती है। अब जैसे फ़ोन के रिंग को सुनाई देता है तो अंदर जाती है, जहाँ पे सीढ़ियों के पास उसे शिन्यू मिलता है जो कि बहुत सारा ब्लड उसके शरीर से निकल रहा था। अब ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने लगती है, उसे उठाने की कोशिश करती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। कुछ देर के लिए शिन्यू होश में तो आता है लेकिन बाद में बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से हंगजू काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया होता है। तो हंगजू उसे बाहर से देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उसके पल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहे थे। तो डॉक्टर उसका पल्स ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन तीरंदाजी कर रहे थे। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है और कहने लगता है कि आपके फादर ने आपको बुलाया है। अब जैसे वो फादर के पास जाता है तो उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम जल्दी ही एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस शमन को लाइक करते हो, अगर तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इसके लिए ठीक नहीं करूँगा। इसके बाद हमें फायर ब्रेक फेस्टिवल का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन गया होता है एंजुनी से मिलने के लिए। तो एंजू वहीं पर ही थी, इतनी देर में वहाँ पे जाता है और उसे हक करने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ भाग चलो, कहीं भी चलो लेकिन प्लीज़ मेरे साथ भाग चलो। जिसमें एंजू उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एंजू उसके पास आती है तो जीन उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास कपड़े क्यों नहीं है। जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैंने फ्यूचर देखा, हमारा तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। जिसमें वो कहने लगता है तुमने क्या देखा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जिसमें वो कहने लगती है कि मेरा प्यार इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दूँ। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनके फादर ने उस लेडी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी जिन का साथ देना छोड़ दिया। अब उसके बाद एंटनी और जिन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते और उन दोनों के पार्ट डिफरेंट हो गए थे। एक दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे एंटनी बैठी हुई थी, तभी उसके पास दो लेडीज आती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। जिसकी वजह से वो उसके साथ जाती है जहाँ पे रानी ने उसे बुलाया था और उसे कहती है कि क्या स्पेल बुक तुमने लिखा है। जिसमें बता देती है कि जो स्पेल बुक लिखा था वो लेडी पहले ही मर चुकी है। अब रानी उसे कहने लगती है कि मुझे एक बेटा चाहिए तो इसके लिए तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा। अब ये बात सुन के उसे ना चाहते हुए भी मदद करनी पड़ती है। इसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे एंटनी कहीं जा रही थी। तो इतनी देर में हमें पीछे से जिन को देखते हैं जो कि उसका पीछा करने लगता है, उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा था। अब जैसे आगे जाता है तो वहाँ एंटन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तो जाने लगता है तो एंटन उसे बता देती कि ये तुम्हारे फादर की वजह से था जो मैंने कहा था, जिसकी वजह से उसे हक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसमें एंटन और जिन काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये खुशी काफ़ी दिन तक नहीं चलती क्योंकि एक दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे युन को देखते हैं जो कि उसे कहता है कि मुझे हवा में स्पिरिट की महक आ रही है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जिसमें जिन कहता है कि मैं बाद में देखूंगा। यहाँ पे हमें रानी को देखते हैं जो कि फाइनली उनका बेटा हो जाता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये काम इतना तक नहीं था। उसके बाद एंटनी को जितने भी काम रानी की तरफ से मिलते थे वो सारे काम उसे ना चाहते हुए भी करने पड़ते थे क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल गया था कि वो जिन को लाइक करती है। इसके बाद राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उसे एंटनी को बुलाने लगते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ, पता हो किसके कारण ने तुमने ऐसा किया। वहाँ पे हमें जिन को भी दिखाया जाता है जो कि सारा चीज़ देख रहा था। अब राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे तो उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एंटनी कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो पूरे ज़िंदगी भर तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस शराब का भुगतान करेगी। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसे कहते हैं कि कारावास में बंद कर दो। अब जैसे कारावास में बंद होती है तो इतनी देर में वहाँ पे जिन को दिखाया जाता है जो काफ़ी लोगों को मार के उसके पास जाता है और उसे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ। जिसकी वजह से एंटनी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन को ऑलरेडी पता था कि वो रानी के अंडर में काम कर रही है, जिसकी वजह से उसे मना कर रहा था, लेकिन वो बता देती है कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो उसे उसके घर में लेके आता है और उसे कहने लगता है तुम्हें स्पेल बुक दे देना चाहिए। लेकिन एंटनी कहने लगती है कि मैं स्पेल बुक किसी को भी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे एंटनी की आँखें खुलती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि उसका स्पेल बुक गायब है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ
पे हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि स्पेल बुक लेके जा रहा था, तभी उसे तीर लग जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब जैसे वो नीचे गिरता है तो वहाँ पे यून आता है, तो यून से पूछने लगता है कि ये काम तुम्हें किसने दिया है, जिसमें वो कहने लगता है रानी ने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया है, भला मैं इस ऑफर को कैसे ठुकरा पाता, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। अब ये चीज़ सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और सभी लोगों के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पे हमें एंचुन को भी दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को अपने नज़रिए से देख रही थी और प्रे कर रही थी वहाँ पे जिन की वजह के। यहाँ पे हमें जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग कर रहा था। इतने देर में वहाँ पे यून आता है और उसे एक तलवार खींच के मारता है। इसके बाद वहाँ पे एंचुनी की आंखें खुल जाती है। अब जैसे वो आगे बढ़ती है तो सामने से वो लोगों को देखती है, उसकी तरफ आते हुए देखती है। तो इतने देर में वहाँ पे यून ऑर्डर देता है कि उसके ऊपर तीर चलाने के लिए, लेकिन उस आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पीछे से जिन निकलता है और उसे कहता है कि इसे मैं मारूंगा। तो यून इसे कहने लगता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जैसे वो नीचे उतरता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार निकाल के उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। अब वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो वहाँ पे एंचुनी से कहने लगती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा मुझे मारते हुए। इतने देर में वहाँ पे जिन उसे कहने लगता है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम अगर मुझे मिली तो प्लीज़ मेरे साथ अच्छा लाइफ गुजारना। और इसके बाद वहाँ पे एंचुनी की मौत हो जाती है। यहाँ पे हमें शिनियो को दिखाया जाता है जो कि फाइनली इसकी पल्स ठीक हो गई थी। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में उसे लेके गया होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसे एक स्मार्ट वॉच दे के चले जाते हैं। इतने देर में उसके मदर फादर भी आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। तो उसके फादर बोलने लगते कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से निकल जाती है। बाहर में बैठी हुई थी तो वहाँ पे यून आता है और उसे कहने लगता है कि उसकी हालत अभी ठीक है, उसे वार्डरोब में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें वो पूछने लगता है कि तुम्हें जाके उसे मिलना चाहिए। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे नहीं मिलना उससे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसका दोबारा कुछ हो, जिसमें यून उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वहाँ से शिफ्ट हो रही थी और कह रही थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे अपडेट देते रहना, जिसमें कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद हमें शिनियो को दिखाया जाता है जो कि फाइनली होश में आ गया था। तो वहाँ पे वो हंगजो के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसके फादर उसके पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। कहते हैं कि तुम अपने हालत पहले देखो, फिर उसके बाद उसका बारे में सोचना। इसके बाद वहाँ पे शिनियो कुछ नहीं कह पाता। यहाँ पे हमें हंगजो को दिखाया जाता है जो कि यून का मैसेज चेक कर रही थी। इतनी देर में वहाँ पे शिनियो का मैसेज उसे रिसीव होता है, जहाँ पे शिनियो उसे कह रहा था कि वापस आने, लेकिन वो कुछ नहीं करती और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फ़ोन काट देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें यून को दिखाया जाता है जो कि हंगजो का मैसेज भेज रहा था। तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे शिन्यू था। शिन्यू को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो शिन्यू से पूछने लगता है उसका एड्रेस, लेकिन वो बताने की राज़ी नहीं था। इतने देर में हमें हंगजू को दिखाया जाता है जो कि सब्जियां लगा रही थी। तो उसकी आंट उसे कहने लगती है एक दफ़ा तुम्हें उससे मिलना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। यहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में था और उसे मैसेज करता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द में हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जो कि मिस्टर ना की तरफ से था। उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें शिन्यू की फिक्र नहीं है, मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से टैक्सी ऑर्डर करती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद वो पार्क में जाती है जहाँ पे उसे बुलाया गया था। अब जैसे आगे बढ़ रही थी तो पीछे से कुछ नोटिस होता है उसे कि कोई उसका पीछा करे, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि वहाँ पे शिन्यू था। शिन्यू से कहने लगता है कि तुम किसी को बुलाने पर कैसे आ सकती हो, क्योंकि उसने उसके लिए बॉडीगार्ड बुलाए थे। वो कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, जिसमें ये बात सुन के वहाँ पे हंगजू कहने लगती है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हो। ये बात सुन के उसे हक करने लगता है और उसके बाद उसका हाथ को अपने फेस की तरफ रखने लगता है, जहाँ पे हंगजू काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, लेकिन उसके फेस पे हाथ रख ही देती है। अब जैसे हाथ रखती है तो उसे सारी मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ पे उसके जाने के बाद भी उसकी हालत कैसी थी और कितना दर्द में वो जी रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और इसी के साथ हमारा सीन यही कट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।